नमस्कार, ज़रा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 7 घंटे चर्चा की। महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात और पश्चिम बंगाल ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग रखी। पीएम मोदी ने सभी सीएम से कहा कि कोरोना संक्रमण गांव तक ना पहुंचे, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर उठाया सवाल। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आज से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की वजह से वायरस फैलने का खतरा बढ़ेगा। तमिलनाडु के सीएम के पलानीसामी ने भी इस महीने के आखिर तक रेल सेवा और हवाई सेवा शुरू न करने की अपील की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी से साझा की। गोवा में की गई तैयारियों के बारे में बताया। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लोकल ट्रेन का चलाने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा उन्होंने किसानों को फसल ऋण दिलाने और जीएसटी रिफंड की भी मांग की। लॉकडाउन में पहली बार रेल मंत्रालय आज से विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। एआईआरसीटीसी ने कल शाम से टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी थी। विशेष ट्रेन चलाने के लिए रेलवे की नई गाइडलाइन आई है। ट्रेन चलने से 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। देश में अब तक 468 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से दूसरे राज्यों में लॉकडाउन में फंसे 5 लाख प्रवासी मजदूरों, छात्रों, सैलानियों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। देश में कोरोना के मामले 70,000 के पार पहुंच गए। 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 3,591 मामले आए। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव किए हैं। इसके मुताबिक अब कोरोना मरीज को डिस्चार्ज के लिए बाद 7 दिन आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत फिलहाल स्थिर है। पूर्व प्रधानमंत्री को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने मिलकर हिंदुस्तान में बड़े आतंकी हमले की साजिश तैयार की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत के मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। खबरें थी कि मजदूर रेल लाइनों से होकर अपने घर वापस जा रहे थे और थककर पटरियों पर सो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियमों में बदलाव किया है। कल से एक जज की बेंच ही बैठेगी जो जमानत के मामलों और मामलों की सुनवाई एक राज्य से दूसरे राज्यों की अदालत में ट्रांसफर करने के मामलों की सुनवाई करेगी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने इस बात की जानकारी दी। मार्च में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने की छूट की सीमा 31 मई तक बढ़ा दी। उन्नाव में आंधी तूफान और बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया। सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ झड़प को लेकर चीन का बयान सामने आया है। चीन ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमारी सेना शांति को बहाल रखने और यथास्थिति के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारत सरकार को सलाह दी है कि चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद के लिए पर्चा भरा। इसके लिए 21 मई को चुनाव होंगे। उद्धव ठाकरे ने नामांकन पत्र के दौरान अपनी संपत्ति की घोषणा की। उद्धव ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे की कुल संपत्ति 125 करोड़ की है। मुंबई में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में कोरोना के 3 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 22,171 पहुंच गए। 4,199 मरीज अब तक हुए ठीक। गुजरात में कोरोना के 8,194 मामले सामने आए हैं। 2,545 कोरोना मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। देश में कोरोना से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य तमिलनाडु है, जहां कोरोना के केस 7,204 हो गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 3,614 मामले सामने आए हैं। 1,676 कोरोना मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 1,980 मामले सामने आए हैं। अब तक 925 मरीज हुए ठीक। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,467 मामले सामने आए हैं। 1,653 मरीज हुए ठीक।
सरकार की कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा पैदल पलायन। राजधानी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पैदल पलायन लगातार जारी है। करीब 100 लोग गुजरात से मध्य प्रदेश जाने के लिए पैदल ही चलकर 750 किलोमीटर लंबा सफर तय करके केकड़ी पहुंचे। जयपुर के आमेर में कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना पर आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। लोगों में दहशत का माहौल पैदा। एसएमएस अस्पताल से अच्छी खबर सामने आई। कोरोना हेल्थ वॉरियर ने कोरोना को हरा दिया। अलवर जिले में एक और शख्स ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। नगला माधोपुर निवासी 28 वर्षीय श्याम सुंदर शर्मा ने 20 दिन के इलाज के बाद कोरोना को मात दी। दौसा में चिकित्सा कर्मियों और प्रशासन की कोशिशों के बाद कोरोना काबू में है। दौसा में स्वास्थ्य महकमे की टीम गांव में जाकर सर्वे कर रही। गांव जाने की मांग करते हुए जयपुर में मजदूरों ने हंगामा कर दिया। नाहरी का नाका इलाके में मजदूरों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में, दौसा जिले के लालसोट उपखंड इलाके के रामपुरा गांव में 89 बिहारी मजदूर पहुंच गए। जब पुलिस प्रशासन ने रास्ते से गुजरने वाले मजदूरों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हंगामा किया। श्रीगंगानगर जिला ग्रीन जोन में आने से श्री विजयनगर का बाजार ऑड इवन के हिसाब से खुल रहा है। जोधपुर में लॉकडाउन के दौरान नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने शहर में पुलिस नाकों पर जाकर सख्ती बरतने की निर्देश दिए। जयपुर के चौमू कस्बे में बिना मास्क के सड़कों पर आने वालों के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन अभियान छेड़ चुका है। प्रतापगढ़ की मध्य प्रदेश सीमा पर प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 44 लोग एक ट्रक में सवार होकर आंध्र प्रदेश से चूरू जिला मुख्यालय पहुंच गए हैं। बाद में ट्रक को रतनगढ़ कस्बे के अंबेडकर भवन ले जाया गया। राजस्थान में अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। कोटा के एंट्री पॉइंट बड़गांव पर आसपास के अन्य जिले और बूंदी से वाहन आ रहे हैं। बूंदी जिले के सभी सीमाओं पर लोगों को बिना पास के आने जाने की अनुमति मिल गई है। सवेरे से ही अन्य जिलों से आने का सिलसिला जारी है। जोधपुर में भी प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लूणी उपखंड में भी हजारों की तादाद में प्रवासी लोग पहुंचे। अजमेर उत्तर से विधायक और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही कोरोना योद्धाओं को किट बांटी। अजमेर में सरवाड़ उपखंड अधिकारी तारामती वैष्णव ने कोरोना महामारी को देखते हुए तहसील मुख्यालय पर पटवारी और गिरदावर के साथ बैठक की। तेज गर्मी के बीच 12 से 14 घंटे कोविड-19 में लगातार ड्यूटी करने के बाद कोटा के 2 पुलिसकर्मी बेजुबानों की भूख मिटा रहे। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से इस वक्त संवाद कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर। क्या कुछ स्थितियां हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरीके से राजस्थान पटरी पर आए, इसको लेकर लगातार अलग अलग संभाग में मुख्यमंत्री जो है वो फीडबैक ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से ये सिलसिला उदयपुर से जारी है। नमस्कार कटारी, नमस्कार 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 नमस्कार। आप सबका स्वागत है यहाँ पर। तमाम हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, कटारिया साहब, गुलाब चंद जी, उसके साथ में प्रभारी मंत्री जो है वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। अपने जिले के मेंबर पार्लियामेंट सभी साथी बैठे हुए हैं और विधायकगण हैं और पूरा मंत्रिमंडल जो हमारे साथी हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे डिप्टी सीएम साहब साहब बैठे हैं। इस रूप में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं कुछ आपको ओपनिंग रिमार्क में कुछ बातें कहना चाहूँगा कि राजस्थान में आप सबके सहयोग से अच्छी शुरुआत हुई। सबको साथ लेके चलने की बात जो सोची थी, सब धर्मगुरुओं को, तमाम विपक्षी पार्टियों को, रिटायर्ड डॉक्टरों को, एक्टिविस्ट को और जनता को भी, और आप सबको एहसास होगा आप सबके प्रयास से जिस रूप में अपने पहल करी है। एक तरफ तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए
जो पहले हमें टेस्टिंग भी हमारे यहाँ नहीं थी, पूना और दिल्ली जाने पड़ते थे, आज 12,000 से अधिक टेस्ट होने लगे राजस्थान के अंदर। और महीने के अंत तक उम्मीद करता हूँ कि 25,000 टेस्ट हो जाएंगे। 2 मशीनें अमेरिका से आ रही है, अभी नई बनी है, 4,000 टेस्ट पर डे होंगे। इस रूप में इस मौके पर हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने। पहले से ही दवाएं फ्री थी, टेस्ट फ्री हो रहे थे, और उसके बाद में अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इस दरमियान में, कोरोना के दरमियान में, और मजबूत हुआ है। अब MLA का जो फंड है वो भी आप लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को, उपकरणों को मजबूत करने में देंगे। तो आप सब क्षेत्र में PSC, CSC, सब सेंटर और जिला अस्पताल सब जगह मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में पहुँच हैं कि पूरे देश के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग मजबूत बन जाएं। क्योंकि कोरोना को लेकर ना प्रधानमंत्री जी ना हम लोग कोई भी इस स्थिति में कहने की पता नहीं किस दिशा में कोरोना जाएगा, कब तक चलेगा और रुकेगा तो वापस आ जाएगा, ये तमाम खबरें आप लोग पढ़ते होंगे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। तो राजस्थान आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं ऐसी स्थिति में आ जाए जिससे भी चाहे कैसी भी स्थिति बने हम उसका मुकाबला करने में अग्रणी रहें। ये हमारा सपना सबका होना चाहिए। ये काम अपन लोग बहुत ही बखूबी करना चाहते हैं, उसमें हमें आज तक कामयाबी मिली है। इस बात की मुझे खुशी भी है। और राजस्थान में जो है ये भी एक खुशी की बात है कि राष्ट्रीय स्तर से हम देखें तो आपके जो सैंपल भी हमने लिए हैं 1,75,000 सैंपल हो गए। और इसी प्रकार से जो अप्रोच है, मरीजों के जो मृत्यु दर है वो राजस्थान में 2.9% है, जबकि देश के अंदर 3% है। मरीजों के ठीक होने की दर जो है अपने आप पर पहले 55 थी, अब 57.46 हो गई मरीजों को ठीक होने की दर, जबकि देश के अंदर 30% है। केस जो पॉजिटिव हो रहे हैं 2 दिन के अंदर पहले 2.35% थी, वो घट करके अब 2.23% हुई है। जबकि देश में जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं वो 3.92 से बढ़ करके 4.17 हो गए केस पॉजिटिव आने की दर। और दुगने जो मरीज हो रहे हैं उसकी दर भी राष्ट्रीय औसत तो 12 दिन में डबल हो जाते हैं। आप देख रहे रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं देश के अंदर। और आप सबके सहयोग से जो प्रयास किए हैं उसके कारण राजस्थान में 18 पहले 16 दिन थे, 18 दिन में डबल होने लगे हैं। इस प्रकार से अपन ने भी जो एक हौसला अफजाई करी है, भारत सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा किया था। अपने स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा भी जितने भी कर्मचारी राजस्थान के अंदर है, चाहे पुलिस प्रशासन वाले हो कर्मचारी, इस प्रकार से 25 करोड़ रुपए अपने रखे अलग से चिकित्सकों लिए और उनके सहयोगियों के लिए, जो अपन बाद में तय करेंगे किस रूप में इनको प्रोत्साहन के रूप में, सम्मान के रूप में राशि मिले। सर एक तो ये सेक्टर आज जो मैंने आपको बताया, सर आपने जो प्रयास किए थे सोशल सिक्योरिटी के लिए, एक तो सरकार ने कहा भूखा कोई नहीं सोना चाहिए, उस वादे को आप कैसे रूप से निभाया गया। पब्लिक ने साथ दिया, भामा साहब ने साथ दिया, दानदाताओं ने साथ दिया, और हमारे विधायक गणों ने भी कोई कमी नहीं रखी, अपने अपने विधायक फ्रेंड से भी दिए। विधायक गणों ने जो मोटिवेट करके पब्लिक को, भामा साहब को, दानदाताओं को, उनसे ही जो खाने के पैकेट बनवाए, चाहे वो पका हुआ खाना था चाहे वो कच्चा खाना था, आपने भी कोई कमी नहीं रखी। खूब जमकर ये सब बांटा गया। और सरकार ने समय रहते हुए 2 महीने का एक साथ में 78 लाख 71 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को 2 महीने की पेंशन एक साथ दी गई।
एक पेंशन एक महीने की 700 करोड़ होती है, तो हमने करीब 1400 करोड़ रुपये दिए थे। इसी प्रकार जो 33 लाख जो श्रमिक है, रिक्शा चालक है, निराश्रित है, निर्माण मजदूर है, और जितने भी सोशल सिक्योरिटी में जो जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी और जो असहाय लोग थे, उन सबको हमने सूखे खाने के पैकेट अलग दिए और 4,46,00,000 लोगों को 10 किलो अनाज फ्री दिया गया। फिर 5 किलो भारत सरकार ने अनाउंस किया था, पहले 5 किलो हम लोग 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो देने को फ्री कर दिया। फिर भारत सरकार जो 5 किलो हुआ तो 10 किलो हो गया। और 2,500 रुपये, पहले 1,000 रुपये, फिर 1,500 रुपये, 2,500 रुपये हमने सभी लोगों को 33 लाख लोगों के खातों में डाले। ये खाते नहीं थे उनको कैश दिया गया। इसी प्रकार 54 लाख लोग जो बच गए थे, जिनमें जो नाम तो हैं उनके फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, परंतु ज़्यादा नाम होने से गेहूँ कम मिल रहा है भारत सरकार से, क्योंकि भारत सरकार का जो फॉर्मूला वो 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर गेहूँ बांटा जा रहा है देश में राज्यों को। अब 2020 आ गया है तो संख्या बढ़ गई है, गेहूँ कम मिल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं। कल भी मैंने प्रधानमंत्री के साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें मैंने ये मामला उठाया और उनको कहा मैंने कि अगर आपने अभी नहीं दिया तो हमें करीब 80 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ा 1 महीने के लिए। हमने FCI से 21 रुपये किलो मार्केट प्राइस से खरीद करके हमने बांटा है, जिनके नाम तो है परंतु उनको मिल नहीं रहा है। एक प्रॉब्लम आती है जो अभी आप जब बात करेंगे अपनी, तो मुझे महेश जोशी जी ने, प्रताप सिंह खचरवाल जी ने बताया कि जयपुर के अंदर बहुत कम नाम है इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। ये प्रॉब्लम कई शहरों के अंदर भी है। हमने कल जो VC की उसमें ये बात उठाई है कि किस प्रकार से हम लोग जो लोग बच गए हैं उनको नाम कहीं जोड़े जाए। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि इस ऐसे वक्त में जब हम लोग संकट में हैं, एक तरफ लॉकडाउन है, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई है, तो सोशल सिक्योरिटी में हम लोग ध्यान देंगे तो एक शांति सद्भाव बना रहेगा। इसलिए जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनके लिए हमने पूरी ट्रैकिंग कर रही है। पास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कल परसों रात को उसका सरलीकरण हो गया, क्योंकि भारत सरकार की नई गाइडलाइन आ गई थी, उसके आधार पर हमने नए फैसले किए हैं। इस प्रकार से एक तो ये सेक्टर, एक रहा है श्रमिकों का सेक्टर, जिसमें श्रमिकों का आवागमन करीब 7 लाख हो चुका है आज की तारीख तक। 1.5 लाख लोग गए हैं, बाकी लोग आए हैं। इसमें मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, श्रमिक बड़ी संख्या में और आएंगे, प्रवासी भी आएंगे। हम सब लोग, क्योंकि मैंने परसों जो VC ली थी जोधपुर डिवीज़न, उदयपुर डिवीज़न, बीकानेर डिवीज़न के साथियों से, सबने बहुत अच्छे सुझाव दिए। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम सब मिलकर के, अब हमारे सामने दिक्कत आएगी, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, एक तो उनका हम स्वागत करें, सत्कार करें, जो हमारी परंपरा है। आने में बड़ी उनको कष्ट हो रही है, क्योंकि अभी कई तरह के बंदिश थे भारत सरकार के, ना ट्रेन थी, ना बस अलाउ थी, ना कार अलाउ थी। हमने बीच में प्रयास किया, कुछ लोग आगे बिना इतला दिए हुए गांव चले गए, तो लोगों ने कहा ये संक्रमित लोग आ गए तो पता नहीं और फैल जाएगा गांव के अंदर भी। अभी तक गांव बचे हुए हैं। अब मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सबकी कि गाँव को कैसे बचाएं। शहरों में तो आप सबके सहयोग से मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि शहर शहरी होते हैं, सब कुछ हेडक्वार्टर होते हैं वो, परंतु गांव जो है अगर वहाँ संक्रमण फैल गया, और कल बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बाहर के लोग आने के बाद में मेरे यहाँ पहली बार 116 लोग संक्रमित आ गए। अगर गांव के लोगों में संक्रमित आ गए, हमने क्वारंटाइन ध्यान से नहीं किया, तो एक बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान आपके हमारे सामने आ जाएगी, जिसको निपटना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि गांव-गांव में अगर ये बीमारी फैलती है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी
कितनी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, कैसे डॉक्टर नर्सेज, ये काम मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंज वाला हो जाएगा, बड़ा संकट वाला हो जाएगा, बड़ा चिंता वाली बात हमारे साथ होनी चाहिए। इसलिए सरकार आपसे सलाह भी करना चाहती है कि हम चाहेंगे क्वारंटाइन जो है उस पर हम लोग जोड़ दें। अब स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, छोटी मोटी शिकायतें आप बताएंगे, हम लोग तो ठीक करते जाएंगे। हम लोग भी लगे हुए हैं, पर अगर ये क्वारंटाइन का काम जो है ये गांव, बड़े गांव में या ग्राम पंचायत मुख्यालय पर या एसडीओ हेडक्वार्टर पर जो संस्थागत क्वारंटाइन करेंगे वो करना पड़ेगा एसडीओ हेडक्वार्टर पर, जहाँ बिल्डिंग मिल सकती है स्कूल की भी या पंचायत भवन का या कुछ भी संभावनाएं हैं। हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आपको लगे नहीं कोई आपके क्षेत्रों में गांव बड़े हैं वहाँ पे क्वारंटाइन हो सकता है, तो वो भी अपन देख सकते हैं। गांव वाले कई जगह कुछ एतराज कर सकते हैं, साहब आप इनको अलग रखिए पहले, वरना हम लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। उनकी भावनाओं को भी हमें समझना पड़ेगा और उनके सहयोग से क्वारंटाइन, कोई घर बड़ा किसी का है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो वो अपने घर पे भी रह सकता है। घर पे क्वारंटाइन करना ज़्यादा आसान है, उसके खुद के लिए भी हमारे लिए भी। पब्लिक को ये समझाना पड़ेगा कि ये जो संक्रमित का कोई केस आ भी गया है, घबराए नहीं, चिंता नहीं करे। ये समझाना पड़ेगा ये जो क्वारंटाइन हो रहे हैं संडे के या सिम्टम के आधार पर, उससे कोई चिंता नहीं करे। अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि सब लोग उनसे दूर रहते हैं। क्वारंटाइन सेंटर जयपुर बने हुए हैं, उनकी रिपोर्ट भी मैंने कल रात को ली तो मालूम पड़ा कि उनको खाना भी, अन्य सुविधाएं भी दूर से। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं राजस्थान सुपरफास्ट की तरफ। जोधपुर के बालेसर में जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया जा रहा है। श्री राम सेवा संस्थान पप्पू कचपाचरा की टीम द्वारा गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्रियां बांटी जा रही। जयपुर में अनुभव परछाई फाउंडेशन की तरफ से पिछले 45 दिन में जरूरतमंद लोगों तक भोजन सामग्रियां पहुंचाई गई। ब्यावर में कोरोना संक्रमण के दौरान आमजनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आरएसएस शाखा की तरफ से काढ़े का वितरण किया जा रहा है। अजमेर के ब्यावर में होम्योपैथिक चिकित्सालय की तरफ से शहर में कोरोना वॉरियर्स को रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली दवा के किट बांटी जा रही है। बाड़मेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा कार्य में जुटा हुआ है। शहर में कोरोना रोधी आयुर्वेदिक काढ़ा बांटा जा रहा है। बीकानेर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। पुलिस के तमाम अधिकारियों और कर्मियों का राजस्थानी साफा पहनाकर हाथों में तिरंगा लिए फूलों की बारिश कर सम्मान किया गया। अनूपगढ़ के युवाओं के द्वारा लगातार कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। अनूपगढ़ के युवा अवतार सिंह और उसकी टीम के द्वारा होमगार्ड के जवानों का सम्मान। फतेहपुर शेखावटी में बीजेपी हेल्प डेस्क सेंटर की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद सवाई माधोपुर में शिक्षकों की अभिनव पहल बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। सादुलपुर के नेत्रदाता मंदिर में कोरोना को खत्म करने के लिए 5 दिवसीय चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। ब्यावर में आर्य समाज की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर यज्ञ का आयोजन हुआ। गोविंदगढ़ डिप्टी संदीप सारस्वत इन दिनों लोगों के लिए मसीहा बनकर काम कर रहे हैं। सीकर जिले के नीमकाथोना इलाके में रामसिंहपुरा में एक अनोखी शादी हुई। शादी में ना तो बैंड बजा, ना तामझाम, न नाते रिश्तेदारों का हुजूम उमड़ा। लॉकडाउन के दौरान लगातार कई बड़ी हस्तियां लोगों को घरों में रहने का संदेश दे रही हैं और आपसे भी अपील यही है कि आप भी अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के नियमों की पालना करें, सुरक्षित रहें, संक्रमण से बचें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।